थे और उसका फिंगर पे लग गया। वो फिंगर को लेके आया था मेरे पास, और जैसा आप मुझे भाई मानते हैं वैसे सर को भी अपना भाई मानना और दिल खोल के प्यार करना। बहुत सारी आपको कैसे पता चला? तो एक होती है लाइक। सो गाइस, इस समय मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेडिकल सेक्टर में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अपने घर में कोई बताने वाला नहीं है। और मैं एक सेक्टर की बात करूंगा, देखो भाई, बहुत लोगों को तोड़ना बहुत आता है, तो उसको जोड़ने वाला जो बंदा होता है ना, ऐसे डॉक्टर से मैं आप सभी को मिलाने वाला हूँ। तो हम यहाँ बात करने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो अभी वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, हम उनका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है 5 मिनट में वो काम हो जाएगा, फिर हम उनसे मिलाएंगे। और गाइस, ये चैनल पे ना कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए, मीट वाले बच्चों के लिए। तो जिस डॉक्टर से मिलाऊंगा ना, पूरे कमेंट भर में उनका नाम भर देना, इससे वो डॉक्टर्स जब देखेंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाएगा। गाइस, मैं बताना चाहूंगा, इतने सालों से इस फील्ड में रहने के साथ ही उन्होंने कितने बच्चों को ट्रेन किया है इस सेक्टर में। तो भाई, एजुकेशन के साथ ही इस सेक्टर का एजुकेशन बहुत नेक्स्ट है। देखो, अगर किसी बच्चे को इसके अंदर इंटरेस्ट है तो उसको एक ऐसा टीचर चाहिए जिसको इसके अंदर प्रैक्टिकल के साथ ही इसके साथ वाला दोनों तरह का नॉलेज है। तो भाई, ऐसे ही एक अच्छे डॉक्टर को मैं आप सभी को मिलाने वाला हूं, जो ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उनको बहुत साल हो चुका है। उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा और बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को इस फील्ड में आना है तो उसको क्या क्या जरूरत है, क्या डिफिकल्टीज आती है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या डिफिकल्टीज फेस की है। बस हम 5 मिनट वेट करते हैं, सर अभी आ जाएंगे। हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूं सर, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। बस अभी जस्ट एक केस खत्म हुआ। नहीं, मुझे मैं बताया आया गया तो- कि आप आए हो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला तो मैंने बोला कि चलो हम तो वेट कर लेंगे क्योंकि वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो गाइस, आपको जैसे मैंने बताया कि सर ऑपरेशन थिएटर में थे, सर जस्ट आए। सबसे पहले गाइस, सिडनी सर का वेलकम किया जाए हमारे चैनल पे। जितना कमेंट बरसा सकते हो सर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो सर को, जैसा आप प्रदीप सर को प्यार दिखाते हो, वैसे अपने सर को भी प्यार दिखाना। जैसा आप मुझे भाई मानते हो वैसे सर को भी अपना भाई मानना और दिल खोल के प्यार बरसाना। बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। हम ऑर्थोपेडिक गाइस, जैसे आपको पता है कि बहुत लोग तोड़ने का काम करते हैं, पर सर जोड़ने का काम करते हैं। तो सर किस तरह से जोड़ते हैं और इस फील्ड में ये कैसे उतरे थे, इनकी पूरी जर्नी को हम जानेंगे और बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे। क्योंकि देखो गाइस, आपको पता है कि अगर मैं सर के पास आया हूं तो देखो डॉक्टर बहुत सारे हैं, बट सर एजुकेशन में स्टूडेंट से बहुत कनेक्टेड है और साथ में इस फील्ड से भी कनेक्टेड है। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन सर ही थे। तो मुझे लगा यार सर के पास आना चाहिए। सर, थोड़ा मैं आपका टाइम लूंगा और सर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन। बहुत ही खुश हूँ मैं कि मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं काफी टीचिंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज का जो इंटरव्यू है वो बच्चों के लिए भी काम आए और हम सबके लिए भी। और सर, सबसे बड़ी बात कि मुझे खुशी ये हो रही है कि देखो बच्चों की जो क्वेश्चंस है ना, मुझे सबसे बेटर ऑप्शन आप ही लगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसका आंसर दे पाओगे। और आज हाँ, और सर सबसे पहले मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, उसको पहले बोल देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, हो सकता है आप उसके बारे में ना बोलना चाहें, पर मैं चाहूंगा कि बच्चों को जरूर बताना अगर आप चाहें तो। सर, मैं सर से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मैं मेडिकल फील्ड के बारे में चलो मैं सुनी सुनाई बातें बता सकता हूँ, पर डीप में सर ही बता सकते हैं। तो मैं सर से चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बारे में 2 बातें बताएं सर। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सिडनी है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं लास्ट 15 इयर्स से ऑर्थोपेडिक का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुंबई में। मैं काफ़ी ट्रॉमा रिलेटेड, जैसे फ्रैक्चर्स रिलेटेड है, इंजरीज रहती है, उसमें मैं ज़्यादा काम करता हूँ। और अगर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं नी रिप्लेसमेंट के, हिप के, स्पाइन के, तो वो भी मैं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे पेशेंट उसके रहते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैंने क्यों ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया। सो गाइस, ये लाइन से आपको समझ में आ गया। सर सॉरी थोड़ा आपको बीच में। तो गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये समझ गए होंगे कि सर स्टूडेंट से कितने कनेक्टेड। ये मेरा क्वेश्चन था, पर सर ने पहले ही कनेक्ट कर लिया कि ये स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन जरूर आता है। और मुझे लगता है सर ये स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्थोपेडिक्स का एक लाइन लेना चाहते हैं कि आफ्टर दे वांट टू डू एमबीबीएस, जैसे एमबीबीएस के बाद यू हैव टू डू 3 इयर्स ऑफ एमएस ऑर्थो। तो बहुत बच्चे चाहते हैं कि वो ये फील्ड ले। तो फिर मैंने क्यों ये लिया, क्योंकि मैं बचपन से ही ऑर्थोपेडिक फील्ड में रहा हूँ। मेरे डैडी ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो 10th के बाद, जैसे कि मेरा वैकेशन जब हुआ, मैंने 10th दिया, आई डिड वेरी गुड इन माय 10th।
जब 10th के बाद ही मैं सोचा था कि क्यों मैं वैकेशन पे जाऊं, क्यों मैं जैसे कि खेलूं दूसरे बच्चों के साथ। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज मेरे अंदर एक सीरियसनेस पहले से आ गई थी। मेरे डैडी ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारा हॉस्पिटल था, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं पहले से ही मैं जाऊँ। तो मैं डैडी को हेल्प करने जाता था, और तब मैंने देखा कि ये चीज़, ये जो ऑर्थोपेडिक फील्ड में मेरी बहुत ज़्यादा मेरी एक यू कैन से लाइकिंग पैदा हो गई थी। मैं पेशेंट्स देखता था, मैं थोड़ा थोड़ा ड्रेसिंग करता था और डैडी के साथ राउंड्स पे जाता था। धीरे धीरे डैडी ने मुझे बहुत कोच किया, और फाइनली यू कैन सी टुडे आई एम अ वेरी हैप्पी ऑर्थोपेडिक सर्जन। सक्सेसफुल मेरे पेशेंट्स मुझे बनाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द जब दिन के जब जब मेरा दिन खत्म होता है, आई फील वेरी कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंटफुल लगता है मुझे कि मैं ये फील्ड में आज भी हूँ। और मैं लकी हूँ कि मैं सर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और मैं लकी हूँ कि आप आज आए। बिल्कुल। सो आपने टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को कुछ नॉलेज मिलेगा। देखो सर, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है हाँ। कि जैसे मैं अपने टाइम था तो मैं पहला घर का इंजीनियर बना जिसको कोई बताने वाला कोई नहीं था। एक मैं नॉर्मल गांव का हूँ, मुझे आजू बाजू में कोई ऐसा नहीं कि आगे कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं था। तो आज अगर ऑप्शन बच्चों के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा एक बेटर ऑप्शन ला रहा हूँ कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक बेटर ऑप्शन आप हो, आप अच्छे से गाइड कर सकते हो कि अगर किसी को ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, मतलब तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करना है, तो वो कैसे करना है। और सिंपल सी बात है, कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी के अंदर प्लस और माइनस, दुख और सुख, मतलब डिफिकल्टीज तो होती है, और हर लाइन में मैं वो भी सुनना चाहूंगा, वो भी हम बातें करेंगे। तो सर, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगा कि जब आपने ये स्टार्ट किया, आपके दिमाग में आपने तो पहले बोल दिया था कि आपके घर का माहौल ही उस ऐसा था तो उसने आपको इस तरफ अट्रैक्ट किया, इस तरफ खींचा। तो वो है, बट आप जब इसमें गए तो सबसे पहला आपको कौन सा डिफिकल्टीज क्रिएट होना स्टार्ट हुआ कि यार ये कभी तो ऐसा फील हुआ होगा, हो सकता है नहीं भी हुआ होगा, कि मैं इंजीनियरिंग में गया तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैंने गलत कर लिया। तो हो सकता है मुझे भी जिस तरह से आपको प्यार हुआ है इस फील्ड से, तो आपको भी ऐसा नहीं लगा होगा, बट फिर भी कुछ डिफिकल्टीज होंगी जो आपने फेस किया होगा एमबीबीएस के टाइम। तो आप एमबीबीएस के टाइम आपको कौन सी डिफिकल्टीज फेस किया था? सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप, और मैं आंसर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। द रीजन जो क्या होता है कि 12th के बाद हम लोग एमबीबीएस में जाते हैं, बिल्कुल। तो 12th तक की जो पढ़ाई होती है वो बहुत फॉर्मल होती है और बहुत ही जनरल होती है कि हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ होता है। बट जब हम एमबीबीएस के फील्ड में जाते हैं, इट इज कम्प्लीटली ह्यूमन बॉडी। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड देन माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी सब सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अचानक एक स्टूडेंट को एक 360 डिग्री का एक टर्न आ जाता है उसके लाइफ में। वो सोचता है कि अब ये क्या है, ये पढ़ाई क्या है, मैं ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे लगता है कि एक डाउट जैसी एक फीलिंग चालू हो जाती है कि उसमें मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो उसमें एक जो फर्स्ट ईयर होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, जो सेकेंड ईयर होता है वो थोड़ा सा लाइक हम लोग सीजन हो जाते हैं इस फील्ड में, इसलिए हम लोग को पता समझ चुके रहते हैं, समझ चुके होते हैं कि बॉडी कैसे वर्क करता है। तो मैं हमेशा सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इवन टुडे जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब मैं उनको कोच करता हूँ, आई स्ट्रेस अ लॉट। मैं बहुत सारा स्ट्रेस डालता हूँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट्स है वो व्याकरण की तरह है, ग्रामर की तरह है। हमको पता नहीं हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा दिन यूज करते रहते हैं उसको। तो इट्स लाइक अ ग्रामर। हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हमारे जैसे कि अभी मैंने एक ऑपरेट किया, मैंने एल्बो, तो मैंने एल्बो का पढ़ाई तो बहुत पहले एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में किया था, लेकिन एमएस के 3rd ईयर तक ये मेरे मन में हमेशा रहा। तो ये मुझे छोड़ना नहीं है, मेरी पढ़ाई के अंदर अंदर वो आती रहेगी। तो आई फील द फर्स्ट ईयर इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव टू, यानी हम लोग को उसमें बने रहना पड़ेगा और हमें लगे रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 से। तो ये 3 चीज से होती है। सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू, यानी बोलना सीखना है। ये जो बोलने की जो एक आदत है वो बहुत लोगों में नहीं रहती है। तो मैं क्या करता था कि मेरे फ्रेंड को मैं बोलता, आजा तू मेरा सर है, आज मैं तुझे पढ़ाऊंगा कि आज एनाटॉमी ऑफ एल्बो में पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो एल्बो में उसको पूरा बोलता था, वो बोलता नहीं, बहुत ही तूने गलत किया है, तू क्या बोल रहा है एल्बो का, तो तूने नी में बोल दिया। मैं सोचता था अरे यार तूने सही बोला, दिस इज प्रैक्टिस। तो मैं प्रैक्टिस कर करके हम लोग ने बोलना सीखा, बिकॉज देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ अ मेडिकल। आपको मेडिकल टर्म्स आने में बहुत टाइम लगता है। एंड आई हैव सीन कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं कुछ नेगेटिव अभी बोलूंगा कि मेरे 5 फ्रेंड्स ने एमबीबीएस 3rd ईयर में छोड़ दिया था, बिकॉज उनको लगा
कि यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है, मुझे लगता है फोर्स से मैं आया हूँ, मुझे नहीं करना। एंड नाउ एक ने तो एक बिजनेस चालू किया वगैरह। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सब लोग को लगता है यार मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स से मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि ये डॉक्टर की फील्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक लाइफ के साथ खेल रहे हो, एक लाइफ आप पे ट्रस्ट करने वाला है। कल को एक पेशेंट आएगा पूरे लहू में और पूरे जान के साथ, यू नो, दे आर बाजी खेल रहे हैं। आप में वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए उस फैमिली को बोलने के लिए कि आपका पेशेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये जो चीज आती है वो एक एक इट्स एन इनसाइड थॉट, और वो बिल्कुल भी हमेशा आएगी, बिकॉज अगर आप में पैशन रहेगा और आप स्टडीज अच्छे करोगे तो वो आएगी। और टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं इसमें। तो मैं चाहूंगा कि मैं सब बच्चों को ये बताऊं कि लगे रहो, बस लगे रहो, भले आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी बट लगे रहो। ओके, इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि सर ने सिंपल से, जैसे हमने बोला इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ, फर्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट होता है। आप जब उसको जाके समझ जाओगे ना भाई कैसे ये सब्जेक्ट को करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर समझ में ही नहीं आता कि क्या इंजीनियरिंग है। जब तक आप इंजीनियरिंग करना कैसे ये नहीं समझोगे तब तक वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये होता कैसे, करना क्या है, और उससे प्यार करना सीख लोगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। फिर सर आपने तो ये पूरा एमबीबीएस कंप्लीट किया, इसमें आपने डिफिकल्टीज बताई, ये प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब आप एमबीबीएस कर रहे थे तो उस समय कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? मैं डिफिकल्ट तो पैथोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, सेकेंड ईयर वाला सब्जेक्ट है। उसको आपने इसको हैंडल कैसे किया? तो रट्टा, मैंने रट्टा मारा। अच्छा, बिकॉज इतना क्लियर कोई नहीं बोलता सर, मैंने रट्टा मारा। देखिए कुछ देखिए हमारे फैमिली में भी और हमारे रिश्तों में भी कोई लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, पर उनको पसंद करना पड़ता है। जो भी हो, ये तो ये हमारा भाई है, हमारा फ्रेंड में है, बस उसको प्यार करना है, उसको रिश्ता रखना है। तो वैसे कुछ सब्जेक्ट्स है। फाइनल ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे कि स्किन है, डर्मेटोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो थोड़े थोड़े बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ के आपको उसके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है आपसे, आपके फील्ड से थोड़ा अलग है। बट एमबीबीएस इज अ गेम। एमबीबीएस 19 सब्जेक्ट का गेम है, 19 सब्जेक्ट्स का। ये सब पूछने वाला था। बिल्कुल, 19 सब्जेक्ट्स आपको अपने बैक ऑफ द हैंड, यानी आपको पता होना चाहिए 19 सब्जेक्ट्स। सर एमबीबीएस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसे क्या होता है, अगर बच्चों को करना है तो उसको कैसे कवर करना है, इसके बाद आगे जाके प्रैक्टिस के लिए क्या होगा? तो मैं थोड़ा इन शॉर्ट में नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में बात करूंगा कि एमबीबीएस 4.5 इयर्स का होता है। फर्स्ट ईयर होता है 1 ईयर का, सेकेंड ईयर होता है 1.5 ईयर का, और थर्ड ईयर जो होता है वो 2 पार्ट्स का होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 इज ऑफ 1 ईयर, पार्ट 2 इज ऑफ 2 इयर्स। तो ये टोटल मिला के थर्ड ईयर जो होता है वो 2 साल का होता है। तो 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 इयर्स सब मिला के 4.5 इयर्स होता है। उसके बाद आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, आप पास करते हो उसके बाद जाते हो। अभी एक चीज में है, अगर आपने फर्स्ट ईयर फेल किया तो आप सेकंड ईयर में नहीं जाते, लेकिन आप सेकंड ईयर में अगर आप फेल हुए तो आपको एटीकेटी मिलती है। हाँ, तो सेकंड ईयर में अगर कोई जैसे पैथोलॉजी में या तो माइक्रोबायोलॉजी में फेल होता है तो उसको आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाता है, बट उसको अपने चीजें क्लियर करना पड़ता है। लेकिन ये चीज जो है ना कि जैसे बहुत लोग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूँ कि ऑर्थोपेडिक्स मुझे पहले से ही पसंद था, मुझे एक इंक्लिनेशन आ गया था कि मुझे ऑर्थो ही करना है, ऑर्थो ही करना है। उसके बाद ऐसा लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, फॉरेंसिक, ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये तो मुझे करना ही नहीं है, ये मुझे क्यों आ गया? तो आपको उसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपको बायो पसंद होगा पर फिजिक्स पसंद नहीं होगा। आपको कैसे पता चला? तो एक होती है लाइकिंग सब्जेक्ट होती है, तो मुझे वो ज्यादा फोरेंसिक में नहीं था, ज्यादा मुझे पैथोलॉजी में ओके था। लेकिन यू हैव टू फॉल इन लव, यू हैव टू उसको बिल्कुल भी आपको करना है, बिकॉज अगर आपने उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा रिश्ता कम कर दिया, वो सब्जेक्ट आपसे रिश्ता कम कर दिया, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द फुल 4.5 इयर्स में आपको 19 सब्जेक्ट टॉप करने हैं, तो ही आप फिर उसके बाद, बिकॉज एमएस ऑर्थो या कुछ बनने के लिए आपको बाद में एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा, उसमें 19 सब्जेक्ट्स आएगा, और 19 सब्जेक्ट्स में आपको टोटल आपको अच्छा करना पड़ेगा। सो गाइस, जिस तरह से अगर मैं इंजीनियरिंग की लाइन की बात करूं, न्यूटन बाबा की बात करूं, तो एक्शन और रिएक्शन, जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो मतलब आप एंजॉय भी कर सकते हो, बट आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। जो आपका मेन फोकस, मेन गोल है वो हटना नहीं। आप फ्लाइट में, सर एक और बात करना चाहूंगा कि आप मेडिकल फील्ड में थे, बिल्कुल, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में था। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में हर तरफ बॉयज ही बॉयज ज्यादातर रहते हैं,
तो आप अपने आप को, क्योंकि उसमें रहता ना अभी इनके क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल। तो आपने हर तरह से आपको मैनेज, आप समझ चुके होंगे मेरे बिल्कुल, क्वेश्चन मैं तो आपने मैनेज कैसे किया, बात कर रहे हैं। आपने मैनेज कैसे किया हर चीजों को? आप पर्सनल हाँ, सब क्योंकि अपने बच्चे बहुत कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो यस, क्योंकि उसमें आपने, क्योंकि उसमें ज्यादातर मैंने इतने सालों में देखा, ज्यादातर बच्चे जाते तो हैं बट बहुत सारे चीजों के कारण, बहुत सारे रीजंस के बिल्कुल। कारण वो, इसमें ये रीजन भी है इसमें सर, reasons भी ये है। लव एंगल भी है, Love angle वो भी फंसने है। के कारण हाँ। बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते। तो मैं ये एग्जांपल दूंगा कि मेरा एक फ्रेंड था, सो ही वाज डूइंग वेरी गुड, बहुत ही अच्छा था, सेकंड ईयर तक बहुत ही अच्छा कर दिया, एंड देन उसको अपने ही सीनियर से अफेयर हो गया, और उसके बाद जो उसका डाउनफॉल चालू हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि ये सब चीजें प्रॉब्लम, अगर कोई जैसे एक लड़की के लिए मैं बोलूँ, कोई लड़का आए और कोई लड़के के लिए एक लड़की अपना एक लाइफ में आए, अगर वो आपका पावर बने, आपको पढ़ाई में हेल्प करे, आपको साथ में आप पढ़ रहे हो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हमारे कपल्स हैं जो आज भी है, उन्होंने 10th एनिवर्सरी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, फ्रॉम देयर एमबीबीएस दे आर टुगेदर, लेकिन उन्होंने उनमें पॉजिटिविटी का साथ में, जो साथ में पढ़ मुझे लगता है ऐसा नंबर बहुत कम होता है, बिकॉज होता क्या है ना, टेम्पटेशंस एक ऐसी चीज है, ये जो लाइफ का जो एक एज होता है ना, 18 से लेके 24 टीन एज जो होता है, 18 से 24 तक होता है ना, ये हमारा बहुत ही एक ऐसा एज होता है जिसमें हम लोग को सारी चीजें आ जाती है, यानी सोशल मीडिया का प्रेशर रहता है, कुछ कर दिखाने का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, इसमें प्यार व्यार भी हो जाता है, और इसमें हम लोग को लगता है कि हमारे जो, ये मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो कमाने लग जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, और यहाँ पे जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें मैं भी एक था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, अरे मेरी प्लेसमेंट हो गई, मैं थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन मैं अभी कमाने वाला हूँ, आगे क्वेश्चन आप पहले बता रहे हो, बिकॉज मैं ये गो थ्रू किया है मैंने। मेरा एक फ्रेंड था जो थर्ड ईयर में ही गॉट अ वेरी गुड, इन्फोसिस में उसको मिल गया, और मैं रात में थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है, वो पैसे कमा रहा है और मैं अभी भी बैठ के पढ़ रहा हूँ, और मुझे इतना लगा, लेकिन मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, मैंने बोला सर थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा है, मैं आपके रूम में आ जाऊँ, बोलते आ जा, उसने मुझे बोला और मेरे को बढ़ा, बोलते देख जो भी है, हर फील्ड का एक इंपॉर्टेंस रहता है, हर फील्ड में प्लस एंड माइनस होते हैं, तो उन्हें सिर्फ उसका प्लस देखा है, उसमें भी माइनस होगा, लेकिन तुझे नहीं पता, तो बस तू लगा रहे, और टाइम फीलिंग के, अगर वो दिन मुझे संभाला नहीं गया होता तो मुझे बहुत एक नेगेटिव हो जाता, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो भी फ्लरिश कर रहा है, बहुत ही अच्छा, और मैं भी हूँ। अच्छा हुआ सर उस दिन आपको कोई मिल गया, बिल्कुल। मैं इंटरव्यू मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा सीनियर्स और मेंटर्स रखिए, बिकॉज वही आपको हेल्प करेंगे, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, अगर आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके सीनियर्स ने भी वो फेस किया ही होगा, तो हमेशा उनके पास एक रीजन होगा। सो गाइस, मतलब अब सर से मैं अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपका एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है सर, अगर हम बाहर घूमते हुए अगर हम बात करें तो बाहर पैसे देंगे, हाँ पेशेंट्स भी वो भी है, तो अगर कैसा कि अभी स्टार्टिंग का आपने पूरा एजुकेशन कंप्लीट करें, एजुकेशन की डिफिकल्टीज तो जनरली यही है कि हमें स्टडी पे फोकस करना है, बाकी कोई और एंगल है तो उससे भी दूर रह के अपने को फोकस करना है, बट जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं वो टाइम थोड़ा अच्छा भी रहता है, बट जैसे वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, वो वाला अगला वाला जो फेस होता है, दुनिया हमें जीने नहीं देती, भाई कंप्लीट हो गया, कब क्या होगा, कब तेरा अच्छा खासा पोजीशन आएगा, कब अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट करेगा, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्लीज आगे क्या कि पहला जो आपकी जो पहली सैलरी थी, जैसे मेरा 50 रुपीज था सर, बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपसे पहले डॉक्टर प्रभात गिरी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कि उनकी पहले 1 साल की अर्निंग कुछ थी नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर आपकी पहली अर्निंग क्या थी? मेरी पहली अर्निंग मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो चेक आया था 449 रुपीज का, और मैंने सर्जरी किया था, मैंने सर्जरी कितने दिन, मतलब एक का था? हाँ, एक फिंगर का इंजरी था, उसमें मैंने पूरा आई थिंक सो 2.5 आवर्स का सर्जरी था, पेशेंट भी अच्छा हो गया था, मैंने अपना पूरा, बिकॉज वो मेरे इनिशियल केसेस थे, तो मैंने सोचा कि मैं पेशेंट को, और सर अगर मैं आज मतलब एक जैसे आप टॉप क्लास और एकदम भारी बड़े वाले हॉस्पिटल्स में हो, तो वहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उसमें और अभी कितना अप्रॉक्स, मतलब पूरा मत बताइए, मुझे पता है पर अप्रॉक्स कितना डिफरेंस रहेगा? अभी वही सर्जरी का मैं 15,000 लेता हूँ, 15,000, या तो वही एक सर्जरी का 15,000 जो मैं आज चार्ज करता हूँ, उस दिन मैंने 449 का चेक मिला, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया, मैंने सोचा मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि चलो 15,000 मिले, बिकॉज मैंने पास आउट किया था और मैं आया था, बट दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा।
तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने रिलेशंस बनाने चालू किए पेशेंट्स के साथ, उनके रिलेशंस बनाए, मैंने उनके साथ बातें की, तो रेफरेंसेस मिलते हैं, रेफरेंसेस के साथ फिर आगे बढ़ते गए। लेकिन डॉक्टर जब पास आउट होके बाहर आता है, असली जो जंग होती है वो तब स्टार्ट होती है। तो मुझे मेरे डैडी ने पहले बोला, जब 18 इयर्स का मैं था, जब मैंने 12th पास करके मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम 18 इयर्स के हो और एक 10 साल पकड़ के चलो, 10 इयर्स यानी 28 इयर्स तक तुम बहुत सीजनड हो जाओगे, तुम अपना एमएस कंप्लीट कर लोगे, एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे, फिर भी 3 to 4 इयर्स वी नीड टू वर्क इन अ गवर्नमेंट सेटअप और एनी सेमी गवर्नमेंट और इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस मिले और बहुत सारा आपको एक एक्सपीरियंस मिले पेशेंट्स का। हर तरह के पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टिंग पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आपको डिफरेंट, आप समझ रहे हो ना, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो थोड़े रफ होते हैं, कोई होता है कि बहुत अच्छे से बात करते हैं बट कुछ लोग नहीं करते, तो आपको हर चीज को हैंडल करना होता है। तो ये चीज मुझे मिला जब मैंने गवर्नमेंट सेटअप में काम किया था, मैंने ईएसआई हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे और मैं एकदम ऐसे सीजन हो गया कि मैं अभी हर तरह के केस को हैंडल करने के लिए मैं आज सक्षम हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन आप पूछना चाहूंगा कि आपकी पूरी इतने सालों की जर्नी 15 ईयर हो चुका है आपको इसके अंदर, तो 15 इयर्स की जर्नी में जैसे मैंने बोला कि लोग तोड़ने का काम करते हैं, आप जोड़ने का काम करते हैं, कि जोड़ने वाली जर्नी के अंदर सबसे डिफिकल्ट कौन सा बॉडी का, कौन सा बोन्स का, कौन सा पार्ट था जो सबसे डिफिकल्ट लगा था, इसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिला, और सबसे इजी कौन सा पार्ट था ये बच्चों को जो सीखने को मौका मिलेगा सर आपसे? तो अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इंटरेस्टेड हो, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड, तो आपको बिल्कुल मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि बॉडी में 3 बोन है जो जब फ्रैक्चर हो जाते हैं तब उनमें जोड़ने का बहुत कष्ट होता है। एक है स्कैफोइड बोन जो रिस्ट में है, दूसरा बोन है फीमर जो हेड ऑफ द हिप है, जो अपना फीमर होता है जो, और तीसरा टैलस जो एंकल में होता है। तो ये बहुत छोटे बोन्स होते हैं, लेकिन जब वो टूटते हैं तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज अराउंड अगर 100 पेशेंट्स आते हैं ये फ्रैक्चर्स के साथ, तो 80% ये जुड़ते नहीं है, पेशेंट्स को बहुत पेन होता है। तो मुझे काफ़ी एक फियर होता है कि इसको शायद मुझे लगता है कि सर्जरी लगेगा या तो रीसर्जरी लगेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बड़े फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन्स होते हैं, फीमर हो गया या तो ह्यूमरस हो गया, टिबिया होता है, इनके फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत भयानक लगते हैं, बट ये जुड़ते बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं और जो शॉर्ट बोन्स होते हैं, उनकी जो एनाटॉमी होती है, उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, उस पर वो डिपेंडेंट होती है, और काफी हद तक पेशेंट्स का भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल और ये सब बहुत होते हैं। तो मुझे केस बहुत मेरा याद आ रहा है कि पेशेंट नेपाली पेशेंट था, उसको एक उसके एक फ्रेंड है, वो उन लोग उनके हाथ में एक वेपन होती है जो वो लोग हमेशा रखते हैं, तो बाय मिस्टेक वो लोग खेल रहे थे और उसका फिंगर में लग गया। वो फिंगर को लेके आया था मेरे पास और वो अपने एक प्लास्टिक में लेके आया और ओपीडी में बैठा है, इट्स एन इमरजेंसी। लेकिन मैंने सोचा कि वो जो आया तो मैंने बोला हाँ बोलिए आपको क्या तकलीफ है। उसने अपनी उंगली मुझे अपने हाथ में दी। एक्चुअली बहुत शॉकिंग आपको लग रहा था, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने बोला ये आपको उंगली, बोलते हैं हाँ सर मेरी उंगली निकल गया, आप लगा दो। तो ये पेशेंट से मैंने जाना कि हर पेशेंट का एक पेन थ्रेशोल्ड अलग रहता है। तो सर वो ज्वाइन हुआ? बिल्कुल ज्वाइन हुआ। हम लोग ने 6 आवर्स से हम लोग ने पूरा रिकंस्ट्रक्ट करके किया था एंड ही इज डूइंग वेरी गुड टुडे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं टाइमली हम लोग ने उसको हेल्प किया। नर्व, टेंडन्स, बोन्स, आर्टरी, स्किन से लेके सब कुछ किया। फिर उसको थोड़ा 6 मंथ्स फिजियोथेरेपी लगा, लेकिन उसको काफी अच्छा हो गया। गाइस, जिस तरह से हम भगवान को मानते हैं पर हमने भगवान को देखा नहीं, हम बस फील करते हैं। तो मैंने बोला डॉक्टर ही असली भगवान है। ऐसी थोड़ी हमें बोला जाता है कि भगवान हमें जो सपोर्ट करने के लिए नीचे दिया गया वो हमारे डॉक्टर ही है। तो सर इसके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मैं, जैसे बहुत लोग प्रेयर्स करते हैं और मैं भी जब प्रार्थना करता हूँ भगवान से, मैं अपने पेशेंट्स के लिए बहुत प्रे करता हूँ, क्योंकि जो भी हम डॉक्टर्स हैं, उनकी दुआओं से है, उनकी ट्रस्ट से है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर डॉक्टर और हर पेशेंट का एक रिलेशन ऐसा बना रहे कि वो आगे चल के एक अच्छा समाज और एक बहुत पीसफुल समाज बनाए। मैंने मतलब इतनी लंबी जर्नी में मेरे साथ बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो चैनल पे वो चीजें देखी होगी कि मेरा फ्रैक्चर भी हुआ था। तो वो भी स्टोरी मैं भी 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा कि उसको ठीक करने के पीछे भी किसका हाथ था। क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, बट अचानक में मैंने आपको बताया था कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मैंने आपको क्लियर किया, डॉक्टर प्रभात गिरी, उन्होंने तुरंत अर्जेंट मुझे यहाँ बुलाया था
और अर्जेंट बुलाने के बाद मुझे ठीक किसने किया पता है? सो गाइस वो भी एंकल फ्रैक्चर था, डॉक्टर ने वहां, कोई सर मैं डायरेक्ट में नाम तो नहीं लूंगा, क्यों अभी मैं नहीं करना चाहता, अगर मैं करूंगा तो उनको बहुत बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो मैं अभी इतना नहीं लॉस का बिजनेस करना चाहता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जेंट में मुझे यहाँ बुलाया गया। अर्जेंट बुलाने के बाद जब सर ने देखा, क्या ये तो कुछ नहीं है, इनको तो कुछ नहीं हुआ है, और ये इन्होंने जब ये बोला ना, तो आधा तो मैं वहीं ठीक हो गया था, आधा मैं वहीं ठीक हो गया था जब सर ने ये बोला कि कुछ भी नहीं है आपको। फिर इसके बाद जब एक्सरे निकाला गया तो उसमें पता चला एयर फ्रैक्चर था, और उन्होंने सर ने बोला कि कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, जबकि मुझे वहां ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था। मैंने इसीलिए अगर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि तब से हमारा एक काफी बढ़िया था, और फिर से हम लोग काफी बहुत कनेक्टेड है। और सर ने उसके बाद फिटनेस की भी जर्नी अपनी स्टार्ट की। अगर सर के पुराने फोटोज होंगे तो मैं ये वीडियोस पे लगा दूंगा, आप देखना सर की पुराना, और सर ने अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो काफी हद तक आप मेरे इंस्पिरेशन रहे हो इस फिटनेस जर्नी में। आपकी वीडियोस और आपके चैलेंजेस में देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस मैं वहां से बता रहा हूँ सर के बारे में। तो जब मैं सर से मिला तो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट सर के वर्ड्स ने किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ने मेरे बारे में इतनी अच्छी चीजें बोली, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल की बातें बोल रहा हूँ कि सर के जो, और यहाँ दिल का कनेक्शन है, सर भी अपने दिल की बातें बोल रहे हैं, मैं भी सर के भी जो मैसेज मुझे आते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो सर दिल से वो मैसेज करते हैं, मुझे पता चलता है। तो और जब मैं कुछ भी नहीं था तो भी सर के वैसे ही मैसेज आते थे, हमारे वैसी बात होती थी। आज सर के प्यार से, बड़े भैया के प्यार से, आप लोगों के प्यार से हम यहाँ तक पहुंचे। तो मैंने सोचा यार पहला जो इंटरव्यू लेना चाहिए ना, वो जो उस पोजीशन पे है, जिसने मेरे ऊपर खुद मैंने वो फील करके देखा है, जिसने मुझे चेंज किया है, मुझे उनको दुनिया के सामने रखना चाहिए, उन हीरोज को दुनिया के सामने रखना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनसे बड़ा हीरो कोई नहीं होगा, इनसे कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने ऊपर, क्योंकि मुझे जब बोला गया था, और मैं बता रहा हूँ वहां डॉक्टर ने मुझे बोला था 6 महीने तक आप कोई वर्कआउट नहीं कर सकते। सर ने 2 महीने के बाद मैसेज किया था मुझे, सर आप तो ये डेडलिफ्ट मार रहे हो सर। और उसके बाद मैं कंटिन्यू, और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मुझे कुछ होगा भी तो मुझे टेंशन नहीं है, सर को डायरेक्ट कॉल करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं आपको ऐसे कभी काम ना हो और आप हेल्दी रहे। और वही बात है कि ज्यादा डॉक्टर चाहते हैं कि काम हो, सर बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैंने बोला सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है। कुछ डॉक्टर्स इन चीजों के लिए काम करते हैं, कुछ टीचर्स भी इन चीजों के लिए काम करते हैं, क्योंकि हर बिजनेस में लोग बिजनेस समझ के इस तरह से ट्रीट करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप सोसाइटी को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे, अच्छी तरह से अपना जो प्रोफेशन है अच्छी तरह से उनको प्रोवाइड करोगे, तो सिंपल सी बात है वहां से प्यार रिटर्न में पैसे वाइज भी मिलता है और दुआएं वाइज भी मिलता है। अगर दोनों मिलेगा तो टॉप पे रहोगे। बिल्कुल, अगर आप सिंसियर हो, डिसिप्लिन्ड हो और आप में पैशन हो, पैसा भी आएगा, प्यार भी प्यार आएगा, भी आएगा। और बहुत आपको लॉयल कम्युनिटी फॉलो करेगी, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, ये इसमें कोई भी शक नहीं। को लेके, नीट को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर महाराष्ट्र के अंदर, तो कुछ होने वाला है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस नीचे सर के लिए प्यार बरसा दो, मुझे बता दो, मुझे जहां जहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है मुझे बताओ, और पूरा इतना जिद कर दो ना कि मैं कुछ करूँ आप लोगों के लिए। जैसे इंजीनियरिंग के लिए हम लोग रात दिन काम करें, तो कुछ मैं बस इंडिकेशन देके जा रहा हूँ। ओके, और सर आप लास्ट टू लास्ट बच्चों के लिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप। बिल्कुल, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स अगर फॉलो करना है तो आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है। पहली बात तो है कि आपको बायोलॉजी आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन के बोन्स का जो एनाटॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक जैसे कि प्रैक्टिस करके आपको वो करना चाहिए, और जितना हो सके आप अपना बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इवन राइटिंग पार्ट एंड स्पीकिंग पार्ट दोनों तैयार होंगे। मतलब सिंपल सी बात है सर, क्या इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओनली आप वो प्रैक्टिस भी करो। सर ने बोला 10 के बाद सर लगे हुए थे, बिल्कुल लगे हुए थे, मतलब क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे। उन्होंने बाकी चीजों को फोकस न करके उन्होंने प्रैक्टिस किया। इसलिए सर के पास, सर आप जब सीखने गए तो उसके पहले बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको आता था। ऑलरेडी आपको, मैं 3rd ईयर में था, लेकिन मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी कोच कर रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ पहले से ही। सो गाइस यहाँ हम लोग ये इंटरव्यू को खत्म करते हैं, और सर थैंक यू सो मच हमारे अपडेट टीम को इतना प्यारे तरीके से बताने के लिए, क्योंकि बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो कैमरे के सामने इतनी चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग दिन भर थके हुए रहते हैं, और सिंपल सी बात है आप स्टूडेंट से कनेक्टेड हो, इसलिए आप इतनी चीजें इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाए। और बहुत सारी चीजें और मेरे मन में है, बट टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपके पास भी अभी
बहुत सारे पेशेंट हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो हम यहाँ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।